अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में आज फोर्स एंड मोशन का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका जो है एक ओवरव्यू लेना है, एक ब्लूप्रिंट सा लेना है। बेसिक सी चीज़ें जितनी भी हैं वो भी हम रिव्यू करेंगे, थोड़ी सी स्टेप अप करेंगे, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं बुक में नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो डिराइव करके आते हैं उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट मैं कोशिश करूँगा कि आई विल स्टिक विद इन द सिलेबस और सिलेबस से बाहर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज दीज लेक्चर्स आर फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन के आखिरी मोमेंट पर आपको क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आखिर टाइम पर क्या करना है। सो एनीथिंग दैट इज नॉट डिस्कस्ड विद इन दिस लेक्चर, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज नॉट डिस्कस्ड विद इन दिस लेक्चर इज कंसिडर टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू लास्ट वीक में, ठीक है ना, या अगर आप लास्ट डे पर कुछ रिवाइज कर रहे हैं तो दिस लेक्चर शुड बी द ब्लूप्रिंट। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप इन्हीं स्लाइड्स के मुताबिक ही रिवाइज करें। जिस जिस टॉपिक को मैं इस लेक्चर में जिस जिस तरह से ट्रीट करूंगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, किसी को कम इंपॉर्टेंस दूंगा, उसी किस्म की ही इंपॉर्टेंस आपने रिविजन करते वक्त देनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पीएमडीसी का जो पहला टॉपिक है वो लिखा हुआ है, वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन की टाइप्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को सिंपली डिस्क्राइब करना है, एक्सेलरेशन को बेसिक डिस्क्राइब करना है, यूनिट्स वगैरह एज अ फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करना है। यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन में आपने फर्क देखना है, एंड वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक एडिशनल है इन एडिशन टू स्टडीइंग वेलोसिटी अलोन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो हम साथ डिस्टेंस भी पढ़ लेंगे उसके कंपैरिजन के साथ, और वेलोसिटी है तो हम साथ स्पीड भी पढ़ लेंगे ताकि उसका भी कंपैरिजन हो जाए। सो बेसिक सा टॉपिक है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है, आप इस कर्व्ड पाथ के थ्रू जा रहे हैं, इसकी जो लेंथ है दैट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के एंड पर देखें मैंने एरो भी लगाया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट की जो कर्व्ड लाइन है उसमें कहीं पर भी एरो नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मुझे ये भी बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई है और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, सो इट टेल्स अस हाउ मच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड, यानी कि हाउ मच द ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। और इसकी हम डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं करते कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डायरेक्टेड डिस्टेंस मतलब आप लाइन खींचेंगे तो एरो भी लगाएंगे ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है कि बी टू ए जा रहा है। ठीक है, दोनों चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो हम सारों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिस्टेंस के साथ कभी भी नहीं लगता, डिस्प्लेसमेंट के साथ आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में जब आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव रखते हैं तो उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अगर हुआ तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है ऑफ कोर्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। यूनिट दोनों का मीटर है, डायमेंशंस दोनों की जो है वो लेंथ वाली हैं। फॉर्मूला भी दोनों का लगभग सेम है, क्योंकि हम फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करते हैं। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम अगर आप कर देंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, अगर आप वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर देंगे तो आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम स्पीड और वेलोसिटी को ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कभी कभार इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। सिंपली एस इज इक्वल टू वी टी भी लिखा जाता है और डी इज इक्वल टू वी टी भी लिखा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट है कहाँ वेलोसिटी है, अकॉर्डिंगली उस सिनारियो को उसी तरह से ही आपने ट्रीट करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला भी है जो कि जिसको बेसिकली नाम उसका डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन होता वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, बिकॉज वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ होल वेक्टर के तौर पे फाइंड करके नहीं देता। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2 वो पता है, तो आप इस तरह से दोनों के x1 के डिफरेंस का स्क्वायर लें और दोनों के y वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लें, उनका भी स्क्वायर लें और उन दोनों स्क्वायर्स को ऐड कर दें तो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ए से बी था कि बी से ए की तरफ मोशन था, आपको बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दो
जो हैं यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर सॉरी, वो ड्रॉ कर लें और उन दोनों पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस है r2 माइनस r1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट एज अ होल, यानी कि मैग्नीट्यूड भी देगा, डायरेक्शन भी देगा, क्योंकि आप वेक्टर की तरह उनको ट्रीट करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का भी आपके पास वेक्टर ही आएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंट केसेस आपको कभी कभार दिए जा सकते हैं एमसीक्यूज में कि इसमें डिस्टेंस फाइंड करो, इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, या इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो फाइंड करो। तो अगर तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन अगर कर्व्ड पाथ है, कोई भी कर्व्ड पाथ है, इस तरह का कर्व्ड है, सर्कल है, जो भी है, तो उस केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से हमेशा बड़ा होता है, अनलेस ऑब्जेक्ट आगे होकर वापस उसी पोजीशन पर ना आ जाए। अगर वापस उसी पोजीशन पर आ गई है तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न बैक नहीं करता ओरिजिनल पोजीशन पर, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कम रहेगा और डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि कर्व्ड पाथ है तो शॉर्टेस्ट पाथ से उसकी लेंथ ज्यादा ही होगी, स्ट्रेट लाइन से कर्व पाथ की लेंथ ज्यादा होगी। सर्कल के केस में अगर पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट वापस घूमकर वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर को हम लिख देंगे, लेकिन डिस्टेंस इस केस में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, विच विल बी 2 पाई आर। अगर आधा सर्कल है तो इस केस में डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर का हाफ, यानी कि पाई आर हो जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर पहुंचा है तो वो डायामीटर के बराबर होगी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होगी। अगर इस किस्म का केस है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होकर यूं गया है, तो फिर इस केस में जो डिस्टेंस है वो पाई आर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी हाफ सर्कल का भी हाफ, या 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इस वाला रेडियस और इस वाले रेडियस की वैल्यूज आपको पता होंगी, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी बेसिकली। तो सर्कल की अगर आपको रेडियस की वैल्यू पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेकर डिवाइड कर दें। तो क्या करेंगे आप r का स्क्वायर लेंगे, फिर दोबारा r का स्क्वायर लेंगे, ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दिस इज बेसिकली 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या वी कैन से दैट r बाहर आ जाएगा और अंदर √2 बचा रहेगा। तो अगर आपको रेडियस ऑफ दैट सर्कल पता है तो आप उस रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें 2 रूट से, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट क्वार्टर सर्कल के अलोंग मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दिस आर द डिफरेंट केसेस जो आपको पूछे जा सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का भी तकरीबन वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। स्पीड आपको बताती है कि डिस्टेंस किस रेट पर कवर हो रहा है, कितने मीटर्स 1 सेकंड में कवर हो रहे हैं, जबकि वेलोसिटी आपको ये भी बताती है कि कितने मीटर्स 1 सेकंड में कवर हो रहे हैं। वो ये भी बताती है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ को ट्रैक नहीं करती, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखती है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ किस रेट पर बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यूं बढ़ रहा है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना आगे खिसक जाता है, फिर कितना आगे खिसक जाता है, कितना आगे खिसक जाता है, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो जाता है, फिर आगे कितना अगले 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होता है, इसका कंसर्न है वेलोसिटी से। ठीक है, सो दिस इज द टाइम रेट एट विच द डिस्प्लेस किस रेट पर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इन अ सर्टेन डिफाइंड डायरेक्शन भी है। So it tells us at what rate and it also tells us in what direction the object is being displaced. ठीक है, सो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी वेलोसिटी के वेक्टर के साथ लगेगा। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन भी हमेशा वेलोसिटी की ही होगी, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगी। यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड, और आप इसकी जब डायमेंशन लिखेंगे तो वो भी दोनों की सेम होगी। फॉर्मूला भी दोनों का सेम है, लेकिन आपने बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करना है। अगर मैग्नीट्यूड है, आप दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड आपकी कंसर्न है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो फिर आप इस दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको वेक्टर के तौर पे ट्रीट करते हैं तो देन द केस विल बी डिफरेंट। दोनों को आप इस तरह से फार्मूला की बेस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। सो एवरेज वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, इंटरवल्स में गया, पहले ए से ओ तक गया, फिर ओ से बी तक गया, ए से ओ तक जाने तक उसको टाइम t1 लगा, फिर ओ से बी तक जाने तक उसको टाइम t2 लगा, और ए से इसका ओ का डिस्टेंस d1 था, इसका डिस्टेंस d2 था। तो अब इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट वेलोसिटी से था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से था, तो आप इनको किस तरह से ट्रीट करेंगे।
इसका तरीका ये होता है कि आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लें d1 के पहले इंटरवल का डिस्टेंस क्या था, दूसरे इंटरवल का डिस्टेंस क्या था। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो पहले इंटरवल का डिस्टेंस इज पहले इंटरवल की वेलोसिटी और पहले इंटरवल का टाइम। इस तरह से ये भी d2 विल बी v2 एंड t2, दोनों डिस्टेंसेस आपको पता चल जाएंगे। उनको आप जब ऐड कर देंगे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। सो दोनों इंटरवल्स के डिस्प्लेसमेंट्स या दोनों इंटरवल्स के डिस्टेंस आपको पता चल गए। आपने टोटल ऊपर लिख दिया और टोटल टाइम जो t1 और t2 आपको गिवन था वो आप फाइंड कर देंगे। क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ विद अ स्पीड ऑफ v1 and it takes t1 seconds to reach from point A to point O. Then its speed changes. Its speed becomes v2 now, which is different from v1, and the object takes time t2 to move from point O to point B. Find out the average velocity during the whole path, whole journey from A to B. तो आपको ये v1 t1 और v2 t2 दे दिया जाएगा। आपने d1 और d2 फाइंड करना होगा, दोनों इंटरवल्स का डिस्टेंस, फिर दोनों इंटरवल का टाइम भी आप इन दोनों टाइम्स को ऐड करके लिख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको तीन इंटरवल्स में भी दिया जा सकता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ विद द वेलोसिटी v1 and it takes time t1 to reach from point A to point O. Then its velocity changes. It moves from point A to point Q. Its velocity now becomes v2 for this interval, and this interval is अप्रोक्सीमेटली इतना सेकंड्स लॉन्ग, t2 सेकंड्स लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद अगला इंटरवल आ जाता है, उसमें वेलोसिटी फिर कोई और होती है और उस इंटरवल को कवर करने में t3 जितना टाइम लगता है। तो आपने तीनों इंटरवल्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तीनों इंटरवल्स को जो टोटल टाइम है वो आपको गिवन होगा, उनको ऐड करके टोटल टाइम नीचे, टोटल डिस्प्लेसमेंट नीचे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, बेसिक ये फॉर्मूला है जो हर किस्म के केस में लगता है। अब इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं कि अगर टाइम इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड हो, डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड हो। मुझे पर्सनली वो फार्मूला पसंद नहीं है, शॉर्टकट से मैं भागता हूँ। सो बेसिक सिंपल सा सादा तरीका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, टोटल टाइम फाइंड करो, डिवाइड कर दो। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ टीचिंग मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूलाज भी कभी कभार डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। सो अगर टाइम इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड हो, आपको कोई कहे कि पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक जाने में t1 जो टाइम लगा है, पॉइंट O से पॉइंट B तक जो टाइम 2 है वो भी उतना ही है। सो t1 इज इक्वल टू t2। ये अगर आपकी शर्त हो जाए, दोनों इंटरवल्स में टाइम बराबर लगा है, तो दोनों इंटरवल्स में जो वेलोसिटीज थी v1 और v2, आप सिंपली उनका एवरेज ले लें, ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह से तीन टाइम इंटरवल्स, आपको कोई बताए कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक भी टाइम t लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक भी टाइम t लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक भी टाइम t लगा है। ठीक है, डिस्टेंसेस डिफरेंट है, देखें ये छोटा इंटरवल है, ये बड़ा, डिस्टेंस तो डिफरेंट है ना, लेकिन टाइम सेम लगा है। सो इसमें भी आपको अगर पहले इंटरवल की वेलोसिटी v1 पता है, दूसरे इंटरवल की v2 पता है, तीसरे इंटरवल की v3 पता है, आप सिंपली तीनों को ऐड करके 3 पर डिवाइड कर सकते हैं और आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। दैट इज अ सिंपल शॉर्टकट। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं करना। अगर डिस्टेंसेस इक्वली डिवाइडेड हो, अब यहाँ पर देखें बिल्कुल पूरा का पूरा पाथ आधा आधा डिवाइडेड है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक कोई और टाइम लगा है t1, वेलोसिटी थी v1, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक अब कुछ और टाइम लगा है t2, जितना टाइम इधर लगा था उतना ही इधर नहीं लगा, कुछ और लगा है, और यहाँ पर वेलोसिटी भी कुछ और थी, लेकिन जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस के इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाएं, वो भी आपको ठीक जवाब देगा। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि अगर 2 की बजाय 3 टाइम इंटरवल्स वाला केस आ जाए तो फिर वो इसी फॉर्मूला को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। वो कहते हैं अगर यहाँ पर 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 था, तो मैं अब 3 इंटरवल्स के लिए 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो शायद इससे भी आंसर आ जाएगा, गलत आएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। ये फॉर्मूला जिस तरह से डिराइव किया गया है वो भी आपके लिए जरूरी नहीं है, उस डेरिवेशन में बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे इस तरह आंसर नहीं आता, कुछ और आंसर आता है। वो आंसर ये आता है कि अगर 3 टाइम इंटरवल्स हों और सारे टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस इक्वल हो, टाइम इंटरवल्स डिफरेंट हो, ठीक है, तो फिर आपने 3v1 v1 v2 v3 करना है, नीचे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 करना है, तो आंसर आएगा। अब इतनी ज्यादा गड़बड़ से कोई क्यों पंगा ले, इससे बेहतर है सिंपल फार्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, जान छोटी आपकी। ठीक है ना, बेसिक काम करें आसान सा ताकि याद रहे, वहां पे जाके भूल ना जाए। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन डिफरेंट केसेस।
अब हम प्रैक्टिस के ऊपर आ जाते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द टोटल डिस्टेंस अलोंग द सर्कल इज व्हाट। ये आपको हाफ सेमी सर्कल वाला केस दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r है, तो आपने ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर होगा, हाफ ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस। रेशियो ले लेना है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय पाई आपके पास इनका रेशियो आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर देंगे। इस किस्म के बेसिक क्वेश्चंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स में से। मैक्सिमम हार्डेस्ट क्वेश्चन जो पीएमडीसी के दिमाग में आएगा वो इस लेवल का आएगा, ये जो आपके सामने है, ठीक है। ये भी आसान है बहुत, लेकिन आप इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें उनसे, ठीक है। सो अ ट्रेन इज 200 मीटर्स लॉन्ग, ये एक बड़ी सी ट्रेन है, इसकी जो लेंथ है ये 200 मीटर्स है, इसके सामने एक बड़ी सी ब्रिज है और वो ब्रिज कितने मीटर्स लंबी है, 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर। इस ट्रेन की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, ये अगर मैं मीटर पर सेकंड में लिखूं तो 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब आपने बताना है ये ट्रेन इस पूरी ब्रिज को क्रॉस करके आगे कब निकल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो मोमेंट जब इस ट्रेन का फ्रंट एंड बिल्कुल आगे लगता है इससे, ठीक है, या इस मोमेंट से हम टाइम्स जो है स्टॉप वॉच चलाना शुरू कर देंगे कि यहां से अब आगे ट्रेन ब्रिज के ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। अब जिस मोमेंट के बाद जिस मोमेंट पर ये पूरी की पूरी ट्रेन इस ब्रिज से उतर जाएगी, उसको कहेंगे कि हाँ अब इस ट्रेन ने पूरी की पूरी जो है ब्रिज क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जब इस ट्रेन का ये फ्रंट एंड इधर पहुंच जाएगा, तो इस ट्रेन के फ्रंट एंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक 1000 मीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, पूरी की पूरी ब्रिज की लेंथ जितना। लेकिन क्या ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर चुकी है, नहीं, अभी भी ऊपर है। सो उसके लिए जरूरी है कि ट्रेन की बाकी लेंथ जो कितनी है 200 मीटर्स, वो भी ब्रिज से नीचे उतर जाए। सो उसके लिए इस ट्रेन को 200 मीटर आगे जाना पड़ेगा, तब इस ट्रेन का पिछला हिस्सा भी ब्रिज से उतर जाएगा। सो बेसिकली टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली is not equal to the length of the bridge. It is not equal to 1 kilometer. It is equal to 1.2 kilometers. 1200 मीटर डिस्टेंस इस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रिज को क्रॉस कर पाएगी, ठीक है ना। तो अब हम फाइंड करते हैं टाइम कितना लगेगा। सो S इज इक्वल टू VT का फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू क्या होगा, S ओवर V। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ब्रिज क्रॉस करने के लिए, 1200 मीटर, किस वेलोसिटी से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो 120 सेकंड्स लगेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो इस टॉपिक में से पीएमडीसी के छोटे दिमाग में आएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने इतना ही अपने लास्ट मिनट रिवीजन पर इतने ही क्वेश्चंस को माइंड में रख के चिल होकर जाना है सुकून से, बेस्ट आपका एग्जाम होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड इन द फर्स्ट 30 मिनट्स एंड विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। टाइम इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड है, एवरेज वेलोसिटी मालूम करें, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, 6 v1 है, v2 8 है, डिवाइडेड बाय 2, 8 6 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 मीटर्स पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर टाइम इंटरवल्स की बजाय डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स या डिस्टेंस इंटरवल्स इक्वली डिवाइडेड हैं। पहले 50 किलोमीटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अगले 50 किलोमीटर में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं, आगे कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले को मैं 10 प्लस 15 25 कर देता हूं। अब 5 दिया 15, 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 हो गया। सो 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो कि एवरेज वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में बताएं तो ये बताएंगे, वरना इसको कन्वर्ट करके मीटर्स पर सेकंड में बता सकते हैं। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। जिस तरह वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन की, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से किस डायरेक्शन में मूव चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में थी, मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि
वेक्टर्स ही हैं वेलोसिटीज, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में हो गई है और वेलोसिटी बढ़ भी गई है, लेंथ भी बढ़ गई है ना, मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया है। सो वेलोसिटी इस तरफ हो गई। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो ये वाला वेक्टर होगा। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर। इस वेक्टर को उठाकर अगर आप टाइम इंटरवल जिस टाइम में v1 से v2 वेलोसिटी हुई है उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्सेलरेशन वाला वेक्टर आ जाएगा। और इस एक्सेलरेशन वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ इस डेल्टा v वाले वेक्टर की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन वाले वेक्टर की भी उस तरफ ही डायरेक्शन होगी। हाँ, इस एक्सेलरेशन वाले वेक्टर की लेंथ थोड़ी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हमने डेल्टा v एक वेक्टर को एक स्केलर पर डिवाइड कर दिया। हमने अभी पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, आप वेक्टर को स्केलर पर डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन उसकी सेम रहती है लेकिन उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। कितनी छोटी हो जाती है? उतने टाइम्स जितने नंबर पर आपने उसको डिवाइड किया। 2 पर डिवाइड किया तो आधी हो जाएगी, 3 पर डिवाइड किया तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है ना? सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कब कंसीडर करेंगे, जब डायरेक्शन का सवाल आएगा। अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, उस तरफ एक्सेलरेशन वेक्टर होगा तो वो भी नेगेटिव वेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है? दूसरा एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? रिटार्डेशन का वर्ड हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही हो, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा हो, उसका डायरेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकती है। बस रिटार्डेशन का जो वर्ड है वो सिर्फ स्लोइंग डाउन के लिए है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन तब हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे। और अल्टरनेटिवली इन दोनों को यूज कर दिया जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह दिया जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफन हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं एक बेसिक सिनारियो में और एक नेगेटिव फोर्स लगती है तो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और रिटार्डेशन भी है क्योंकि उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होता है। सो दिस इज वेयर दिस कंफ्यूजन अराइजेस, अदरवाइज ये दोनों इंटरचेंजेबल है नहीं। बाकी बात रही यूनिट और डायमेंशंस की, तो मीटर पर सेकंड LT-2 इज द डायमेंशंस। फॉर्मूला इसका हमने पढ़ लिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, बीच में छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, हम कहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसकी टोटल वेलोसिटी जो चेंज हुई वो इतनी हुई और टाइम लगा इतना। तो ये आपने बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। आपने इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी देखी v1 और इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखी v2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये डेल्टा v निकाला, यहां से यहां तक का जो टाइम था वो निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बीच में कहीं किसी पॉइंट पर हो सकता है उसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ गई हो, फिर कम हो गई हो, फिर बढ़ गई हो, फिर कम हो गई हो, तो वी नेवर नो। ठीक है? तो किसी इंस्टेंट पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दैट इज व्हाट वी कॉल एवरेज एक्सेलरेशन की बजाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है? तो इसके लिए आप बहुत ही करीब करीब 2 पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट लूं, इसके आगे वाला बहुत ही छोटा सा पॉइंट लूं, इतना करीब 2 पॉइंट्स लूंगा कि उन 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो तकरीबन 0 चाहिए। इसको हम कहते हैं लिमिट, कि डेल्टा टी अप्रोचेस 0। ठीक है? सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज बेसिकली डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वेयर एज डेल्टा टी अप्रोचेस 0। ठीक है? अगर 2 बहुत ही करीब करीब वाले स्पॉट्स हैं, इतने करीब कि आप तकरीबन उसको एक ही इंस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में ट्रेवल करने के लिए टाइम बहुत ही थोड़ा चाहिए, तो आप उस तरह जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है? अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर इंक्रीज हो रही है या यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हो रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर इधर एक्सेलरेशन इधर एक्सेलरेशन इधर एक्सेलरेशन कहीं पर भी देखेंगे तो वही आएगी। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन है, आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन देखी तो वो भी 10 मीटर पर सेकंड थी, आपने इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस देखी वो भी 10 मीटर पर सेकंड थी, इधर देखी वो भी 10 थी, यानी कहीं पर भी उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई। हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम रेट पर इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर वेलोसिटी बहुत जल्दी इंक्रीज हो गई, 10 मीटर पर सेकंड की बजाय 100 मीटर पर सेकंड के रेट पर बढ़ गई, और कहीं उसकी वेलोसिटी बहुत ही जल्दी कम हो गई किसी हायर रेट पर। नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस टाइम इंटरवल। तो हम कहेंगे कि इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है? सो हम इस केस में कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर बढ़ी या घटी नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है? जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार रहना है। अगला हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है? सो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही करेंगे। You should be able to interpret displacement time graph of the objects moving along the same straight line. ठीक है? So
इस केस में जो ग्राफ होता है कुछ उसके बेसिक चीज़ें होती हैं। इससे पहले कि हम ग्राफ्स देखें डिफरेंट केसेस की, हम पहले देखें कौन कौन सी चीज़ें इंटरप्रेट की जा सकती हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। स्लोप और एरिया, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? ये हमें देता है वेलोसिटी। एंड एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है? कुछ नहीं देता, ठीक है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अगर हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। बट dt ग्राफ के अंडर का जो एरिया है उससे हमें कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्क क्या होता है वो हम अगली कुछ स्लाइड में देखते हैं। पहले हम डिफरेंट सिनारियोज में dt ग्राफ्स देख लें। y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पर आप टाइम प्लॉट करेंगे। ये जो येलो कलर की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? आपको वर्ड्स में भी हर एक टाइप ऑफ ग्राफ को बोलना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इमेजेस नहीं दी होती, वर्ड्स में लिखा होता है। सो व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस इज अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट दिस लाइन इज नॉट कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के ऊपर नहीं ड्रॉ हुई, उससे कुछ ना कुछ ऊपर है और पैरेलल टू x एक्सिस है। सो इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इतनी है, सपोज 10 मीटर्स है और वो 10 मीटर्स ही रह रही है, ना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ना घट रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो ओरिजिन पॉइंट से, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से मोशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 मीटर दूर है और यहाँ पर खड़ा हुआ है, आगे पीछे नहीं मूव कर रहा, सो उसके डिस्प्लेसमेंट मुसलसल 10 मीटर्स ही है। एक और ऑब्जेक्ट है, उसका ग्राफ इस किस्म का बना है। ये कैसा है? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इतनी है, कितनी है? 0 मीटर। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी पॉइंट पर ही खड़ा हुआ है और हिलजुल नहीं रहा, इसकी डिस्प्लेसमेंट मुसलसल 0 रह रही है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द रेफरेंस पॉइंट। This object is also at rest, but it is 10 meters away from the point, from the reference point, जिस पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रेस्ट के ग्राफ्स हैं, डिफरेंस इनमें ये है। ये वाला ग्राफ क्या है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मोस्ट ऑफन जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहा जाता है तो इसको नहीं आपने इंटरप्रेट करना, आपके माइंड में ये वाला ग्राफ आना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बाय कन्वेंशन इसको कहते हैं। सो या आप इसको यूं कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, यानी ऐसी सीधी लाइन जो एक्स एक्सिस पर किसी एंगल पर है और स्ट्रेट है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है, इसकी स्लोप जो है यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरे केस में क्या है? ये अब ऑब्जेक्ट यहां से इसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन इसी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट की और कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाई जा रहा है और उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसने अपनी डिस्प्लेसमेंट यहां से किसी ना किसी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कवर्ड थी और इसके बाद से हमने उसकी मोशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट की। सो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था 5 मीटर्स दूर फॉर एग्जांपल, और यहां से आगे अब ये जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका आगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसकी भी स्लोप कांस्टेंट है, इसकी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में और ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली स्ट्रेट लाइन में फर्क ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, उसने ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखी थी और आगे जा रहा है। इसके अलावा इसके साथ ही नीचे एक और ग्राफ बना हुआ है, ये एक और ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। मैंने ड्रॉ सेम इकट्ठे कर दिए, आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। सो ये एक और ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर दूर थी और अब इसकी नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की बजाय कम हो रही है, यानी कि ये यहाँ पर रखा हुआ था 5 मीटर दूर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और अब ये उल्टी डायरेक्शन में बैक टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, इट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है और स्टिल ये भी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है, बिकॉज इसकी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्लोप है, लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप है, तो मतलब ऑब्जेक्ट उल्टा जा रहा है बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पॉइंट। ये ग्राफ ये शो करता है। ये वाला ग्राफ कौन सा है जनाब? ये क्या शो कर रहा है ये भी हम देखते हैं। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 थी, शुरू में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा था। आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप आ जाएगी ना, तो शुरू में स्लोप देखें बहुत ज्यादा है,
थोड़ा सा आगे आकर अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अब स्लोप थोड़ी सी लेस स्टीप हो गई है, यानी कि वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर आकर इसकी जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी कि यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया है, रुक गया है। ठीक है, सो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, बहुत ही तेजी से मूव किया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पर आकर रुक गया। कहाँ पर आकर रुका? इस डिस्प्लेसमेंट पर। सो दिस इज अ ग्राफ of an object that has started its motion from the reference point. Initially its speed was very high, but slowly its speed kept on decreasing and decreasing until it came to rest. ठीक है, और हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, या रिटार्डेशन का ग्राफ है अगर आप इंटरचेंजेबली यूज करें। ठीक है, सो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। कभी कभार इसी ग्राफ को कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी ग्राफ कह देते हैं, बिकॉज इसमें कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, असूलन तो उसको चेक करने का एक तरीका है, हमें नहीं पता कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है कि नॉन वेरिएबल डिक्रीज हो रही है, उसके लिए ये ग्राफ बाकायदा एक फंक्शन के तौर पे प्लॉट करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। लेकिन आपको कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा तो आपने यही करना है कि शुरू में वेलोसिटी ज्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होते होते वेलोसिटी जीरो आ गई है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, अगर हम इंटरचेंजेबल यूज करें। दिस इज अ ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें शुरू में स्लोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ी है। यहाँ पर आकर स्लोप और बढ़ गई, यहाँ पर आकर स्लोप और बढ़ गई, यहाँ पर आकर स्लोप बहुत ही बढ़ गई, इनफाइनाइटली उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में कि बिल्कुल ही वर्टिकल स्लोप इनफाइनाइट स्लोप हो जाए, बट हम हाइपोथेटिकल देख रहे हैं। सो ये ग्राफ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, या आपको पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कह दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी शुरू में बहुत ही कम है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। सो दिस वाज ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, रेफरेंस पॉइंट से। शुरू में बहुत ही स्लो था, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ी और बहुत ही फास्ट हो गया आखिर में जाके इस पॉइंट पर। ठीक है, ये ग्राफ क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होता कि ऑब्जेक्ट की टाइम इन नो टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी बढ़ गई, यानी कि उसकी इनफाइनाइट वेलोसिटी है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। इसका अगर आप इस 90 डिग्री का टेंजेंट लेंगे, स्लोप लेंगे, तो 1090 आपके पास जो है वो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं आती उसकी। सो यू कैन स्किप दिस ग्राफ। ठीक है, ये आपको आएगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। सो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बड़े डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मूविंग ऑन टू कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फ़र्क क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा कि डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुंचा, तो मैं अगर उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो अगर सपोज वो कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, तो मैं कहूंगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का ग्राफ उसका ये होगा, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया है। अब अगर वो ऑब्जेक्ट वापस उसी कांस्टेंट स्पीड से बैक टुवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाए, तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि अब उसकी डिस्प्लेसमेंट वापस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होते होते जीरो हो गई है, यहाँ पर आकर वो बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ गया है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करूंगा ना। लेकिन अगर आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका ऐसा नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ बनाओ। और ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ तो अभी भी उसका बढ़ रहा है ना, और कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड पर लेंथ, कांस्टेंट रेट पर लेंथ ऑफ पाथ बढ़ रहा है। सो मैं पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद जब ऑब्जेक्ट रिटर्न जर्नी की उसने, मैं स्टिल उसी स्ट्रेट लाइन को ही आगे बढ़ा दूंगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसकी स्लोप कभी नेगेटिव में नहीं जाती, हमेशा पॉजिटिव में जाती है। ठीक है, सो द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव। ये डिफरेंस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है, और बाकी दूसरी बात ये हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसमें द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होते हैं। लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट गया, तो आप देखें वहां तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम थे। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन मोशन में विदाउट मूविंग बैकवर्ड्स, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस किस्म का होता, ऐसे वेरिएबल वेलोसिटी होती, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी एग्जैक्ट वैसे ही शेप का, एग्जैक्ट वैसा होता। ठीक है, जब वो वापस आता तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि वापस जाने पर फिर डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाती है, अंटिल वो वापस पहुंचे तो जीरो हो जाती है। डिस्टेंस स्टिल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद कभी नीचे नहीं आ सकता। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में
और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने देखना है न्यूटन लॉ कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अभी इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ सेकंड लॉ पढ़ा दूंगा, ये मैं आगे जाकर मोमेंटम का जब टॉपिक आएगा उसके साथ में पढ़ा दूंगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने न्यूटन थर्ड लॉ को और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिलेट करना है, तो अगेन थर्ड लॉ मैं अभी पढ़ा दूंगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब पढ़ेंगे वहां पर इसका हल्का सा रिलेशन देख लेंगे। न्यूटन्स के लॉज में सबसे पहला जो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये क्या बताता है, ये इनर्शिया को डिफाइन करता है बेसिकली। ठीक है ना, इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टे एट रेस्ट और टू स्टे विद इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यानी कि अपनी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की जो स्टेट है उसको वो कंजर्व करेगी, प्रिजर्व करेगी, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे और उसको उसकी स्टेट ब्रेक करनी पड़े। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में जाना पड़े, अगर मोशन में है तो उसको रुकना पड़े, रेस्ट की तरफ जाना पड़े। ठीक है, सो यहाँ पर न्यूटन ने इनर्शिया तो डिफाइन कर दिया, साथ ही उसने ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड एजेंट की बात की थी। यहाँ पर मैंने फोर्स लिखा हुआ है, एक्चुअल में अगर आप उसकी बुक पढ़ेंगे वहाँ पर उसने एजेंट का वर्ड यूज किया था। सो उसने एक और एजेंट डिफाइन कर दिया, क्वालिटेटिवली उसने कोई ना कोई चीज डिफाइन कर दी कि कोई चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से यूनिफॉर्म में लेकर जा सकती है और यूनिफॉर्म से रेस्ट की तरफ लेकर आ सकती है। सो क्वालिटेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स उसने सबसे पहले यहाँ पर कराया और बाकी इनर्शिया और उसका रिलेशन विद मास भी उसने अपने फर्स्ट लॉ में रिलेट करवाया। अगला जो लॉ है उसमें न्यूटन ने क्वांटिटेटिवली फोर्स को बिल्कुल बाकायदा नाम लेकर और फॉर्मूला ही दे दिया। ठीक है, जब आप क्वांटिटेटिवली किसी फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप उसका एक फॉर्मूला देते हैं, उसका एक यूनिट देते हैं। सो न्यूटन ने कहा कि फोर्स F इज बेसिकली मास टाइम्स एक्सेलरेशन और यूनिट इसका है न्यूटन विच इज इक्वल टू मास का है तो किलोग्राम और इधर से एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। सो उसने कहा कि 1 न्यूटन की फोर्स कितनी फोर्स होगी, यूनिट को डिफाइन करना है ना, क्वांटिटेटिव इंट्रोडक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी का करवा रहे हैं। सो हम यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं कि 1 न्यूटन इतनी फोर्स होगी कि जो 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड जितनी एक्सेलरेशन पैदा कर दे। आपको इस लेवल पर 1 न्यूटन के साथ 1 डाइन का भी आपको आना चाहिए कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ डाइन। ये इन दोनों की इंटरकन्वर्जन है, ये एक नॉन एसआई यूनिट है जो कभी कभार आ जाता होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, साथ न्यूटन का उसके साथ या उसका इसके साथ इंटरकन्वर्जन आना चाहिए। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तीसरा जो लॉ है ये अगेन क्वालिटेटिव लॉ है, इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है और ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो भी आपके ऊपर उतनी ही और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लॉ के जो आपको आने चाहिए। पहली चीज, ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं। अगर मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो दूसरी जो फोर्स है दीवार की वो मेरे ऊपर लग रही है। सो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं। दिस इज व्हाई दे नेवर कैंसल ईच अदर आउट। अगर आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रही है और उसी के ऊपर एक फोर्स इक्वल और ऑपोजिट साइड पर लग रही है, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है। अगर आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अपवर्ड्स 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एक और ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डाउनवर्ड्स 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो आप इसको और इसको तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। ठीक है, सेम गोस कि अगर ये दोनों आपस में टच भी हो लाइक दिस, इस तरह से और इस तरह से, और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अगेन ये दिस इज द सेम केस एज इफ दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर अलग फोर्स लग रही है, इसके ऊपर अलग फोर्स लग रही है। इस तरह की फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं होती। दिस इज द रीजन एक्शन एंड रिएक्शन आल्सो नेवर कैंसिल ईच अदर आउट। दूसरी चीज, दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। इस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, एक्शन डाउनवर्ड्स है तो उसी लाइन के अलोंग ही अपवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन डाउनवर्ड्स है तो आप रिएक्शन इस तरफ वाली फोर्स ड्रॉ कर दें, रिएक्शन वाली फोर्स इस तरफ ड्रॉ कर दें। नो, सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसका फ्लिप इमेज होगा। दूसरी चीज, वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। एक्शन जब जब होगा ऐसा नहीं हो सकता कि उसका रिएक्शन ना हो, और रिएक्शन तब ही होगा जब एक्शन हो, अकेला कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक और चीज, एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने क्यों बात लिखी है, हालांकि अंडरस्टूड बात है, काउंटर इंट्यूटिव बात तो नहीं है, पता है सबको एक्शन रिएक्शन इक्वल ही होगा। क्वेश्चन आता है कि एक गाड़ी मूव करते करते अचानक से ट्रक से जा टकराई, तो गाड़ी ने उसके ऊपर 1000 न्यूटन की
एक्सप्लोजिव कोलिजन वाली फोर्स लगाई, और आप बताएं ट्रक ने गाड़ी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई होगी। तो बच्चे कहते हैं कि ऑप्शन में अब हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते क्या आंसर लगाएं, ऑप्शन में जो भी आंसर 1000 न्यूटन से ज़्यादा होता है वो लगा देते हैं कि ट्रक बड़ा है तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी। या कभी कभार यूँ होता है कि एक टेनिस प्लेयर है, उसने टेनिस की बॉल को हिट किया और बॉल रास्ते में किसी मक्खी से टकराई और मक्खी उड़ के दूर जाके बेचारी मर गई। तो आप बताएं जब बॉल मक्खी से टकराई थी तो बॉल ने मक्खी के ऊपर अगर 5 न्यूटन या 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो रिएक्शन के तौर पे मक्खी ने बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाई होगी। तो बच्चे कहते हैं कि वो तो मक्खी है, ये तो बॉल है। तो ये जो इक्वल और ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है ये उस एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त बच्चों को भूल जाता है। लिटरली दिस इज रियल केसेस, दिस इज अ रियल केस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी मास डिफरेंस हो, एक चींटी हो और एक हाथी हो, एक्शन रिएक्शन जितना चींटी हाथी पर लगाएगी हाथी भी उसके ऊपर उतना ही लगाएगा, एग्जैक्टली इक्वल लगाएगा। प्रैक्टिस करते हैं। 1500 kg व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ, -5 मीटर पर सेकंड की चेंज इन वेलोसिटी है। कितने टाइम में, 3 सेकंड्स में। तो -5 मीटर पर सेकंड को आप डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, ये 1.5 आएगा, -1.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, बेसिकली रिटार्डिंग फोर्स नहीं पूछी हुई आपसे, रिटार्डेशन पूछी हुई है। तो आप -1.5 मीटर पर सेकंड बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। A person having a mass of 60 kg exerts a horizontal force of 150 Newton on the horizontal floor with a constant velocity। अब उस ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल मैं पर्सन को यूं ड्रॉ कर देता हूं बिकॉज मेरी ड्राइंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है। इसने 60 kg का मास डाउनवर्ड लगाया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसने डाउनवर्ड फोर्स लगाई, 60 kg है तो 600 न्यूटन इसका वेट होगा। ठीक है, एक चीज होती है नॉर्मल फोर्स, आप जिस सरफेस पर खड़े हैं अगर आप उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो सरफेस भी आपके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। और 600 न्यूटन की फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करती है, ठीक है ना। और नॉर्मल फोर्स भी इसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है अपवर्ड, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स बेसिकली यहां से होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो भी 600 न्यूटन होगी। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं इस ऑब्जेक्ट के सिंपल ए पर्सन के सिंपली खड़े होने से जो फोर्सेस हैं ये आपस में कैंसल आउट हो रही हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डाउनवर्ड्स फोर्स है और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सरफेस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रही है। तो बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट द पर्सन, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, इनको आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये सारा का सारा खिचड़ी पकाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कभी कभार ये वाली फोर्सेस काउंट कर लेते हैं और आंसर गलत लगा देते हैं। ओनली फोर्स दैट इज कंसीडर्ड हियर वो ये वाली है 150 न्यूटन के बंदे ने पांव रखा फर्श पर और पीछे की तरफ पुश किया, तो पीछे की तरफ उसने किस पर फोर्स लगाई, फ्लोर के ऊपर, और फ्लोर ने उस पर 150 न्यूटन फोर्स लगाई। अब उस पर्सन के ऊपर टोटल नेट फोर्सेस कितनी है, टोटल सारी, एक उसका वेट है जो डाउनवर्ड है और एक उसके वेट के बराबर ही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है और उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है 150 न्यूटन की। इसके अलावा तो और कोई फोर्स नहीं है ना। 600 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स, 600 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स, इन दोनों ने कैंसिल कर दिया और इसने फ्लोर को पीछे की तरफ 150 न्यूटन की फोर्स जो लगाई थी उसने फ्लोर ने फिर इसके ऊपर 150 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो नेट फोर्स इस पर्सन के ऊपर 150 न्यूटन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, ये 1 kg का मास है, इसके आगे एक बड़ा मास कांटेक्ट में रखा हुआ है 3 kg का, बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर हमने फोर्स लगाई है 40 न्यूटन ताकि इनको मूव करवाएं। आपने बताना है इस मास की एक्सेलरेशन क्या होगी। आपको अलग अलग इनको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स एक्ट एज अ सिंगल सिस्टम, तो बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स एक्ट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ 4 kg 3 + 1। सो ऐसा है कि एज इफ आपने 40 न्यूटन की फोर्स 4 kg की ऑब्जेक्ट पर लगाई है और आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m मास। सो 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन होगी किसकी, इस पूरे सिस्टम की। इसकी कितनी होगी, इसकी भी उतनी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। सो द एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकंड, चाहे इसकी पूछें पूरे की पूछें, डज नॉट मैटर। अगला हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो हम मोमेंटम की कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, एक्सप्लोजन वाले भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। मोमेंटम होता क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है।
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है मोमेंटम जे, इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है क्योंकि इसमें उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। अब फॉर्मूला दे दिया तो इसका यूनिट भी होना चाहिए और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं वो भी होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। साइन अगेन वेक्टर्स की तरह, जिस तरह हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव कह सकते हैं, तो मोमेंटम भी अगर रेफरेंस डायरेक्शन के ऑपोजिट हुआ तो इसको नेगेटिव कहेंगे, अगर रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग हुआ तो इसको पॉजिटिव कहेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड या आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसका हमने बता दिया। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा उसका मोमेंटम से रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ये कि फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि न्यूटन सेकंड को डिवाइड करेंगे सेकंड पर तो न्यूटन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो आता है मोस्ट प्रोबेबली वो स्टॉपिंग टाइम का आता है कि एक ऑब्जेक्ट थी, उसका इनिशियल मोमेंटम इतना था और वो रुक गई तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, और इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा अगर मैं 100 न्यूटन की फोर्स से ब्रेक लगाऊं। या कभी कभार कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम इतना था, फाइनल मोमेंटम 0, रुक गई, और 2 सेकंड के अंदर अंदर रोकने के लिए मुझे बताओ कितने न्यूटन फोर्स चाहिए। सो ये जो स्टॉपिंग टाइम के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इस फॉर्मूला से आ सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो यहाँ से पूछा जाता है सिंपल स्टेटमेंट वाला, वो ये बनाता है क्रम्पल जोन्स का, कि ऐसा जोन जो कंप्रेस हो जाए और टाइम इंटरवल बढ़ा दे ताकि फोर्स ऑफ इंपैक्ट कम हो जाए, उसको क्रम्पल जोन कहते हैं। ठीक है, आपके सीट बेल्ट क्रम्पल जोन है, गाड़ी में जो एयर बैग है क्रम्पल जोन है, और उसके अलावा जो भी कोई भी पैडेड चीज, स्प्रिंग्स वगैरह जहां जहां पर इंपैक्ट सर्फेसेस के ऊपर लगे हुए हैं, दोस आर क्रम्पल जोन। हेलमेट के अंदर की पैडिंग, वो फोम है, वो कंप्रेस होता है, दोस आर क्रम्पल जोन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से पूछे जाते हैं कि क्रम्पल जोन्स कैसे एक्ट करते हैं। ये टाइम को बढ़ा देते हैं, टाइम ऑफ इंपैक्ट को, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाए, फोर्स कम हो जाए और नुकसान कम हो। क्वेश्चन है हमारे पास कि एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट। आपको पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ का एरिया y वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x वाली क्वांटिटी का आंसर देता है। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टाइम है, तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो y वाली क्वांटिटी और x वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आएगा। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अगर y एक्सिस पर वेलोसिटी होता, यहाँ पर टाइम होता, तो इस ग्राफ का एरिया vt, ग्राफ का एरिया v मल्टीप्लाइड बाय टाइम देता है। इससे क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है या डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। ठीक है, सो अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो इसका एरिया फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट देगा, जो कि किसके बराबर होगा? इस टाइम को जब जगह मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम देगा। सो आंसर क्या होगा हमारा? चेंज इन मोमेंटम। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स आपको दी गई है, उसका मोमेंटम 36 से 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। चेंज कितना आया यहाँ पर? अगर आप 20 और 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, और कितने टाइम में हुआ है हमको नहीं पता, और फोर्स कितनी है? 12 न्यूटन है। सो 12 1 12, 12 2 24, टाइम को उधर ले जाएं, 2 वैसा का वैसा रहेगा। सो 2 सेकंड्स आपका आंसर है, बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फोर्स दी गई है, मोमेंटम उसका 120 से चेंज हुआ है, मोमेंटम ऑफ द मास चेंजेस बाय 120, आपको डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम ही दे दिया गया है। सो चेंज इन मोमेंटम है 120, टाइम कितना है हमें नहीं पता, और कितना फोर्स लगाई है उसके ऊपर? 2 न्यूटन की। सो 2 1 2, 2 6 12, 60 सेकंड आ जाएगा। टाइम विल बी 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप एज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बॉडी है, मास उसका आपको दे दिया गया है, स्पीड उसकी 100 मीटर पर सेकंड है, और वो रिबाउंड करती है, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी और रिबाउंड करके -100 से वापस आ रही है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड वाज -100, इनिशियल स्पीड वाज 100, तो हमने -100 में से 100 को माइनस कर दिया। दिस इज द चेंज इन स्पीड, यानी कि -200 मीटर्स पर सेकंड द चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम के नीचे अगर आप टाइम लिख दें तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फोर्स आ जाएगा, विच इज व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन। आपको टाइम निकालना है, आप 2 से ये 2 कैंसिल कर दें, बाकी क्या बचा? टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम उधर जाएगा, 10⁴ उधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स भी नेगेटिव है, रिटार्डिंग फोर्स है,
तो हम नेगेटिव से नेगेटिव साइन भी कैंसिल ही कर देंगे। सो 200 डिवाइडेड बाय 10⁴ 10,000 होता है। इसके 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 50 कह सकते हैं इसको। 1/50 सेकेंड्स, आपको वैसा ही आंसर दिया गया है, वैसे ही सेलेक्ट करें। अगर 1/50 की बजाय डेसिमल में होता तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है द बॉडी इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ दिस। आपने बताना है इसको 25 सेकंड में रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। सो कितनी फोर्स चाहिए ये डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 100 है और आपको 25 सेकंड में उस मोमेंटम को जीरो करना है। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो -100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू -4 न्यूटन, यानी कि 4 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लगानी है। नेगेटिव साइन का ये मतलब है, ना भी हो तो आप ऑप्शन में 4 न्यूटन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऑप्शन में -4 होता तो फिर उसको सिलेक्ट करते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम के बाहर से ना मास आ सकता है ना जा सकता है, ना बाहर से एनर्जी आ सकती है ना जा सकती है, ऐसे सिस्टम में चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या मोमेंटम कंजर्व रहता है। जितना सिस्टम का मोमेंटम है उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, जीरो से अलावा कुछ नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही रहेगा। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आप पहली सिंपल सी एग्जांपल है सिंपल कोलिजन की। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विद वेलोसिटी u1 स्ट्राइक्स विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। सो पहले वाला मोमेंटम इसका कितना था m1 u1, उसका मोमेंटम कितना था m2 u2 और ये बराबर होगा फाइनल वाले मोमेंटम इसका कितना था m1 v1 और इसका कितना था m2 v2। इस इक्वेशन को आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको कोई कोलिजन का केस हो और फाइनल इनिशियल वेलोसिटीज पूछी गई हो, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। क्वेश्चन है 0.02 किलोग्राम की बुलेट है, स्पीड उसकी इतनी है और जाकर वो एक 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे दब गई, ठीक है ना। ये इस तरह 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा होता, गोली मारी, गोली आकर इसके अंदर धंस गई, ठीक है, और आप उसमें मोमेंटम था तो इस ब्लॉक को भी उसने आगे हल्का सा खिसका दिया, ब्लॉक को भी अपने साथ लेकर चली गई। सो बिफोर कोलिजन गोली अलग थी, ब्लॉक अलग था। गोली का मोमेंटम कितना था 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 300 मास टाइम्स वेलोसिटी, ये गोली का मोमेंटम था। और रेस्ट पर था ये ब्लॉक, तो इसका मोमेंटम कितना था 0। कोलिजन के बाद गोली और ब्लॉक जित्थम जत्था हो गए, गुत्थम गुत्था हो गए, एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। सो टोटल मास ऑफ द गोली एंड द ब्लॉक इज 2 plus 0.02 and total velocity of the गोली and the bullet combined and the box combined is v। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ये हो गया, मास टाइम्स वेलोसिटी, टोटल इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 300 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इस 2 को हटा के नीचे पॉइंट्स हटा के नीचे 100 लिख दें आप, और आप इन जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, 3 2 6 हो जाएगा। 6 इनिशियल वाली जगह पर आ गया, फाइनल वाली जगह पर क्या गया 2 प्लस 0.02 यानी कि 2.02 टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2.02। इसको 2 ही कंसीडर कर लें, जो 2 3 6 आ जाएगा। 3 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी होगी जब ये गोली इसमें धंसेगी और इसको साथ लेकर जाएगी, तो 3 मीटर्स पर सेकंड के साथ लेकर जाएगी। 3 को आप सेलेक्ट कर लेंगे आंसर। दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक क्लासिकल एग्जांपल है, आपको एमसीक्यू आ सकता है। एक्सप्लोसिव फोर्सेस का केस क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की ही एग्जांपल है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, रेस्ट पर रखा हुआ है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। जब वो फटेगा तो उसके डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। हर फ्रेगमेंट का मोमेंटम अलग अलग डिफरेंट कलर के एरोस से मैंने शो किया हुआ है, वेक्टर्स हैं ये। इन सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो टोटल फाइनल मोमेंटम आएगा, राइट। मोमेंटम वेक्टर है तो वेक्टर की तरह ऐड करेंगे ना, और टोटल फाइनल मोमेंटम कितना होना चाहिए, जितना टोटल इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना था 0। सो इन सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो नल वेक्टर आएगा, पूरा का पूरा पॉलीगॉन बन जाएगा। सो एक्सप्लोसिव फोर्सेस में यही है कि एक्सप्लोजन के पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पर अगर है, अगर मूव कर रही है तो अलग बात, फॉर एग्जांपल बॉम्ब गिर रहा है और रास्ते में फट गया तो उसका इनिशियल मोमेंटम भी कुछ ना कुछ था, फिर फाइनल भी कुछ होगा, तो आपने फिर उस तरह से उसको अप्रोच करना है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको रेस्ट का केस दिया जाता है। तो एक्सप्लोजन के बाद उसके जो पीसेस हैं उन सारे पीसेस का मोमेंटम भी ऐड करके 0 आएगा। अब ये होगा कैसे ना, इसको अप्लाई करके आगे देखेंगे। गन एंड बुलेट का भी यही केस है कि गोली चलाने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर होती हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, और जब आप गोली चलाते हैं तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, गोली आगे की तरफ जाती है।
और दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर होता है, इसका पॉजिटिव मोमेंटम होता है, उसका नेगेटिव मोमेंटम होता है, तो ऐड करने से टोटल फाइनल मोमेंटम भी जीरो आता है। उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन को यहाँ पर भी लगाकर हम रीअरेंज करके यहाँ पर पहुंचते हैं, और ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल की इक्वेशन। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि गोली इतने मास की थी, गन इतने मास की थी, और गोली इतनी वेलोसिटी से निकली, बुलेट निकलने के बाद गन किस वेलोसिटी से रिकॉइल करेगी, पता लगाओ। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ से आपको आ सकता है। आगे चलते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ इंटीग्रेटेड है। रॉकेट रेस्ट पर होता है, इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है, उसके अंदर हम इंजन जलाते हैं, गैसेज नीचे निकलती हैं, एक्शन हो गया, गैसेज ने रिएक्शन दिया तो रॉकेट ऊपर की तरफ चला गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां से इनकॉर्पोरेटेड है इसमें, कि गैसेज का मोमेंटम नीचे की तरफ है, पहले कुछ मोमेंटम नहीं था ना गैसेज का ना रॉकेट का, अब गैसेज अचानक से नीचे से निकली हैं तो रॉकेट को भी उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश मिलेगा, थ्रस्ट जिसको कहते हैं, उतना मोमेंटम उसका उस तरफ डेवलप हो जाएगा, ताकि ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम नेगेटिव और पॉजिटिव हो, ऐड करें तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी जीरो है। सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइज हियर। ठीक हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, अप थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल आता है कि रॉकेट के ऊपर कितना अप थ्रस्ट लगेगा अगर रॉकेट इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ गैसेस इतना है m/t, किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी गैसेस निकल रही हैं वो आपको वैल्यू दी जाती है, और आप रॉकेट की वेलोसिटी पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर अप थ्रस्ट कितना लग रहा है, या इतनी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए अगर इतनी आपके पास फोर्स अप थ्रस्ट चाहिए तो किस रेट पर गैसेस जलानी पड़ेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी डेरिवेशन है, इसको यू कैन इग्नोर। ये फाइनल इक्वेशन है रॉकेट की अपवर्ड्स एक्सेलरेशन के लिए। इसमें क्या है, m इज द मास ऑफ द गैसेस, t इज द टाइम, जितने टाइम में वो गैसेस निकलती हैं। सो ये m/t जो है, दिस इज द रेट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ गैसेस किलोग्राम पर सेकंड में, v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, और m है मास ऑफ द रॉकेट। सो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आप रॉकेट की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में जरा अगर आप गौर से देखें, ये रेट ऑफ एक्सपल्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, ये मास ऑफ द रॉकेट है, और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द रॉकेट है। इनकी अगर रॉकेट हल्का होने लग गया तो उसको एक्सेलरेट करना आसान होगा। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है उसमें अच्छा खासा फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न होता है तो रॉकेट का मास भी कम होता है। सो आफ्टर सर्टेन टाइम रॉकेट अच्छा खासा हल्का हो चुका होता है, सो फ्लाइट के कुछ देर बाद उसकी एक्सेलरेशन बहुत हाई होती है। शुरू में बहुत स्लो एक्सेलरेट होता है क्योंकि अच्छा खासा मास है उसका, तो अच्छा खासा गैस निकालने पर भी उतनी जल्दी एक्सेलरेट नहीं हो रहा। जैसे जैसे गैसेस निकलती हैं रॉकेट हल्का हो गया, अब जल्दी जाएगा, एक्सेलरेट जल्दी होगा। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ फ्लाइट द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस, दिस इज व्हाई आफ्टर टेक ऑफ काफी देर बाद जाके उसकी फिर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। रॉकेट प्रोपल्शन के कुछ बेसिक से रट्टे वाले एमसीक्यूज हैं, एक पैराग्राफ है आपकी पीटीपी में, उसमें काफी फैक्ट्स दिए गए हैं कि रॉकेट में फ्यूल कितना होता है, रॉकेट किस स्पीड पर जाता है, किस स्पीड पर फ्यूल की एक्सपल्शन होती है, वगैरह वगैरह। वो सारे मैंने आपके सामने समराइज कर दिए गए, वहां पर वैसे रीड भी कर लीजिएगा, समराइज वैसे मैंने कर दी है। पहली चीज, टिपिकल रॉकेट 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल कंज्यूम करता है। गैसेस की इजेक्शन स्पीड 400 मीटर पर सेकंड होती है। ये ऐसे ही पूछ लेते हैं एमसीक्यू कि गैसेस की इजेक्शन स्पीड कितनी होती है, आपको आना चाहिए। सो अप टू 80% ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट इज फ्यूल ओनली। ये भी पूछा जाता है कि रॉकेट का 80% हिस्सा सिर्फ फ्यूल होता है, बाकी हिस्सों में बाकी टेक्नोलॉजिकल सामान जो भी होता है, हेडलाइट, वो बाकी हिस्से में होता है। न्यूमेरिकली आपको क्वेश्चन इस किस्म के आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक शेल है, बॉम्ब है बेसिकली, उसका मास m था, वो मूव कर रही थी, ठीक है, रेस्ट पर नहीं है। इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो इसका इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का या शेल का mv था। अचानक से टूट गई दो हिस्सों में, ठीक है, नीचे आ रही थी, अचानक से दो हिस्सों में टूट गई। एक हिस्सा उसका m/4 है, इसका मास अगर m है तो 1/4 हिस्सा इधर गया, दूसरा हिस्सा 3m/4, ठीक है ना, ये 1/4 है तो ये 3/4 है, ये उस तरफ गया, ये उस तरफ गया, ठीक है। एक स्टेशनरी रह गया, इसकी वेलोसिटी 0 है, और दूसरा मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी से, हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी। सो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम तो 0 हो गया, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी v है तो इसको मैं v डैश कह देता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू
टोटल फाइनल मोमेंटम, ये इक्वेशन बन गई। m से m कैंसिल कर दें, रीअरेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ दैट पार्ट इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द शेल डिवाइडेड बाय 3, 4v/3। डी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट इज 210 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू -m/t मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स बता दी, वेलोसिटी बता दी, रेट ऑफ एक्सपल्शन बतानी है आपने। सो m/t विल बी इक्वल टू f/v। नेगेटिव साइन मैंने इग्नोर कर दिया। फोर्स है 200 न्यूटन, ये है 300, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 7 21 3 10, ठीक है, 7/10 आ गया, यानी कि 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड। ये है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रही है, आपने बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 5 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, 50 न्यूटन, और वो फ्रीली गिर रही है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन। ग्रेविटी वाली ही फोर्स लग रही है, और कोई फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के ही इक्वल होता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 50 न्यूटन होगा। इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 50 न्यूटन इज योर राइट आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू द मेजर टॉपिक्स, जो कि हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये आपके सामने अच्छा खासा लंबा इसका सिलेबस है, पीएमडीसी का स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है। इसमें हर वो चीज़ है जो प्रोजेक्टाइल में है, आपने सारी की सारी करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें। एवरी सिंगल थिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की डिटेल स्टडी आपने इसकी करनी है। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सबसे पहले देखते हैं। इसमें आगे आप एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं विद सम वेलोसिटी, वो अपनी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिटेन करती है। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली अगर v थी, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v होगी, यहाँ पर पहुंचने के बाद भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v होगी। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। जब आपने फेंका था तो कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, 0 वर्टिकल वेलोसिटी थी। जब वो आगे जाएगी तो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट होगी और उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी बनना शुरू हो जाएगा, और y कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा क्योंकि वो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट होती जाएगी। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी retains itself as the horizontal component of the velocity throughout the trajectory. The object's initial vertical component of velocity is 0, but the vertical component is produced as the object accelerates downwards, and that vertical component increases as the object moves along its path. The net velocity also increases, of course, क्योंकि vertical velocity बढ़ रही है, horizontal वाली constant है ना, vertical वाली तो बढ़ रही है, तो net velocity भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपके रेगुलर लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं। सो मैं बार बार इनको नहीं डिस्कस करूंगा, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा, यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सो वो फैक्ट्स, वो छोटे छोटी बातें जो आपके दिमाग में हैं, मैं उनको हल्का हल्का छेड़ रहा हूँ ताकि दोबारा हल्की सी एक किस्म की आप सुकून से बेड पर लेट कर लेज खाते रहें और सुनते रहें और पढ़ते रहें। ठीक हो गया, ये है बेसिक इंट्रोडक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं। इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और कितनी होगी, जितनी इनिशियल नेट वेलोसिटी थी उतनी ही हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, विच इज vfy इज इक्वल टू viy प्लस gt। ठीक है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस gt। t क्या है, वो टाइम इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर ये इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं आप, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो वो टर्म उड़ गई, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू gt, सिंपल फार्मूला है इसका। और किसी भी इंस्टेंट पर नेट वेलोसिटी फाइंड करनी हो, ये वाइट वाला जो वेक्टर है वो कैसे फाइंड करेंगे, उस इंस्टेंट पर x वाला कंपोनेंट पता होना चाहिए, वो वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो आपको गिवन होगी, वही उस इंस्टेंट का x वाला कंपोनेंट होगा। और y वाला कंपोनेंट उस इंस्टेंट पर क्या है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से दोनों पता चल जाएंगे, तो उनको ऐड करके स्क्वायर रूट, उनके स्क्वायर्स का ऐड, इसका सम लेकर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फाइनल नेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपको मिल जाएगी। ये इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसका क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है, कैलकुलेट कुछ करने वाला नहीं है। इसका क्वेश्चन कभी कभार न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। दिस इज इट, इतनी ही इंपॉर्टेंस है इस स्लाइड की एक्चुअल प्रैक्टिकल MD-CAT के जो है टेस्ट में। ठीक हो गया। अब इंस्टेंटेनियस नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो अगर आपको x और y कंपोनेंट्स पता है तो आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x वाला कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट से फेंका है वो h, जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है रेंज। कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको पता हो कि यहाँ से इधर आकर गिरने तक कितना टाइम लगा है,
तो हाफ जी टी स्क्वायर से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बुलंदी से फेंका था। अगर आपको ये पता हो कि कितनी बुलंदी से फेंका था और आपसे पूछा जाए कि गिरने तक कितना टाइम लगेगा, वो भी इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। उसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज करूँ तो 2 उधर चला जाएगा, 2 टाइम्स हाइट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टू फाइंड द हाइट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी v अगर आपको पता है और यहाँ से यहाँ तक गिरने का जो टाइम है वो पता है, तो सिंपली v को t से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता चल जाएगा रेंज कितनी है। सो रेंज इज बेसिकली सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकने की बजाय किसी एंगल थीटा पर फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होता है, इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होता है। जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट अपनी लेंथ को रिटेन रखता है थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी, इसका x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। y वाला कंपोनेंट शुरू में सबसे मैक्सिमम होता है, कम होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट बच जाता है। फिर आगे जब आप वापस डिसेंट होता है, असेंट के वक्त वो कम होते होते 0 हुआ, समिट पर पहुंचकर 0 हो गया, समिट से आगे डिसेंट के दौरान वापस बढ़ता जाएगा और पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, वहां पर दोबारा वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होगा और उतना ही होगा जितना इधर था लॉन्च करते वक्त, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट अपवर्ड्स और 10 मीटर पर सेकंड अगर था तो यहाँ पर डाउनवर्ड्स और 10 मीटर पर सेकंड होगा। यही सारी की सारी खिचड़ी यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट में लिखी हुई, यू कैन रीड दैट। आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। यहाँ पर वही सारी चीजें यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी। यहाँ पर जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वी आई कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी पता होगी और जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। हर पॉइंट पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होगा। तो अगर आपसे पूछें हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो आप वो इनिशियल वाला फाइंड करते हैं, वही उधर होगा। किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? वो होगी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। फाइनल वाली वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वाली वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जी टी। टी वो टाइम इंस्टेंट है जिस पर फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ही आएगी। ये फॉर्मूले में नेगेटिव है तो आप यहाँ पर 10 पुट करें, फॉर्मूले में नहीं लिखते तो अंदर फिर नेगेटिव 10। ठीक है, किसी तरह उसको माइनस करना है, ये याद रखें। और इनिशियल वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट वी आई साइन थीटा है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, एंगल पता होगा वी आई साइन थीटा। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, जितने टाइम के बाद जिस इंस्टेंट पर पूछा है वो टाइम इंस्टेंट पुट करेंगे, फाइनल वाला आपको उस पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। और नेट वेलोसिटी अगेन एक्स और वाई कंपोनेंट्स को मिलाकर आप फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और एक्स और वाई कंपोनेंट्स हो तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके आपको क्वेश्चंस खाल आते हैं, बहुत ही कम। इसका आ जाएगा तो आ जाएगा, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली इस टॉपिक में से रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को ही डिस्कस किया जाता है, उस पर ज्यादा फोकस करना है आपने। वो भी आ गया हमारे पास। हाइट का फॉर्मूला क्या है? वी आई स्क्वायर ओवर 2g साइन स्क्वायर थीटा। और रेंज का फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब है कि आपको जो थीटा गिवन हो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसका साइन लें। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि जो थीटा हो उसका साइन ले लें और फिर उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2vi साइन थीटा ओवर जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि प्रोजेक्टाइल एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, बाकी बहुत थे जो मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको पढ़ाया था, बट राइट नाउ हम सिर्फ पास्ट पेपर के हवाले से जो पूछे गए हैं वो चीजें। ये बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल समिट पर कब पहुंचता है? जब जीटी वाला फैक्टर वी आई वाई साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल वाली वाई वाली वेलोसिटी माइनस जी टी। अब ये टाइम इंस्टेंट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा ये टाइम बढ़ता जाएगा। 1 सेकंड हो जाएगा, फिर 2 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब कितने सेकंड बाद जाके वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल समिट पर पहुंचेगा ये हमें पता नहीं है। ये है समिट, सॉरी। कितने सेकंड के बाद जाके वो पहुंचेगा और बिल्कुल पीक पर? वो उस पॉइंट पर पहुंचेगा जब ये वी एफ वाई 0 हो जाए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट वही होता है जहां पर फाइनल वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है। ये 0 कब होगा? जब इसका और इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, टोटल ये जो आंसर आएगा। और ये आंसर 0 कब आएगा? जब जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी हो जाए। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाए, यानी कि जी टी वी आई वाई के
बराबर हो जाए। ठीक है, सो वी आई वाई यानी कि वी आई साइन थीटा इनिशियल वर्टिकल वाला कंपोनेंट जे वाला, इसकी जितनी वैल्यू है जी टी जब इसके बराबर हो जाएगा तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी और हम कहेंगे हाँ इस टाइम इंस्टेंट पर ये जो टी की वैल्यू हमने अब पुट की है जिससे ये आंसर जीरो आया है वो टाइम है जिसके बाद ऑब्जेक्ट पीक पर है। ठीक है, सो व्हेन द फैक्टर gt becomes equal to vi y या vi sin theta, that is the instant when the object reaches its summit. काइनेटिक एनर्जी इस हाईएस्ट पोजीशन पर क्या होगी, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता हो टाइम्स cos स्क्वायर थीटा कर देंगे, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता हो और टाइम साइन स्क्वायर थीटा करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको मिल जाएगी। इसके क्वेश्चंस अब आना बंद हो गए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला एज इट इज नहीं है और पीएमडीसी वाले बेचारे कोशिश करते हैं कि सिलेबस से बाहर ना जाए, लेकिन फिर भी कोई एक फजूल क्वेश्चन दे देंगे। इस किस्म के अच्छे क्वेश्चन से बचेंगे जो कि सिलेबस के बाहर है और प्रोडक्टिव है, लेकिन कोई बेकार सा क्वेश्चन जो सिलेबस के बाहर है वो दे देंगे जो कि फैक्ट बेस्ड होगा, जो कि किसी ने अगर कोई किताब पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, फैक्ट होगा, कॉन्सेप्चुअली सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमारे पास साइंसदान पैदा नहीं हो रहे। खैर, ये एक और क्वेश्चन है जो आपसे टेस्ट किया जाता है, रिलेशन बिटवीन हाइट, रेंज एंड टाइम। रेंज और हाइट का फॉर्मूला बड़ा मशहूर, जरूरी करना है आपने, इंपॉर्टेंट है, r tan theta is equal to 4h, height is equal to half gt square 1/8 gt square सॉरी, एंड r tan theta is equal to 1/2 gt square। ये याद रखना है, रेंज और टाइम का, हाइट और टाइम का और रेंज और हाइट का। इसमें से जो पहला है वो सबसे ज्यादा वही यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर यहाँ से एमसीक्यू है तो उसी पहले वाले जो फार्मूला है वहीं से ही आएगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में, ये रट्टे वाले हैं, आपको इनको याद करना है कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। वैसे इनके पीछे कॉन्सेप्ट ही है कि फॉर्मूले में, लेकिन राइट नाउ रिवीजन के बाद आपको सिंपली याद ही करना है इनको। 90 डिग्री पर हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगी, रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, नहीं वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन दोनों एंगल्स पर सेम रेंज जीरो होगी। 35 के एंगल के ऊपर 35 में क्या ऐड करें तो 90 आता है, 45 में 45 ऐड करें, 55 में 35 ऐड करेंगे ना, तो 55 के एंगल पर फेंके तो रेंज वही होगी, 35 के एंगल पर फेंके तो रेंज वही होगी। रेंज और हाइट 76 डिग्री पर बराबर होती हैं। ऑब्जेक्ट को अगर 76 डिग्री पर फेंका है तो वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही आगे जाएगा, रेंज और हाइट बराबर होगी। रेंज और हाइट 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे का 4 टाइम्स होती है, रेंज हाइट का 4 टाइम्स होती है। ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंका तो एक तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे तो कम होगी, नीचे जाएंगे तो कम होगी। और अगर 45 डिग्री पर फेंका है तो उसकी जो रेंज है वो उसकी हाइट का 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। अब प्रैक्टिस एक कर लेते हैं। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो वैसे तो आपको आना चाहिए, रट्टा भी आपको आना चाहिए, लेकिन याद कर लें तो फिर भी ठीक है। वी आई स्क्वायर ओवर कॉन्सेप्ट से कर लें तो फिर भी ठीक है, साइन 2 थीटा। ठीक है, वी आई स्क्वायर ओवर जी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। ठीक है ना, उसी ये 1 हो जाता है और ये मैक्सिमम रेंज होती है। सो हमने इस मैक्सिमम रेंज का हाफ लेना है, यानी कि ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, यानी कि अगर ये 2 थीटा की जगह 30 डिग्री होता तो 1/2 आंसर आ जाता। वो एंगल के जिसके लिए 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो वो 15 डिग्री है। थीटा की जगह 15 डिग्री डालेंगे तो 15 टाइम्स 2 30 आ जाएगा, साइन 30 1/2 आ जाएगा और मैक्सिमम का हाफ हमें रेंज मिल जाएगी। सो 15 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज मिलेगी। किस एंगल पर 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट आती है? हाइट का क्या फॉर्मूला है? वी आई स्क्वायर ओवर 2g और साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा मैं पहले बता चुका हूं, ये साइन थीटा का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री पुट करें तो इसका आंसर 1 आ जाता है और वी आई स्क्वायर ओवर 2g मैक्सिमम हाइट होती है। अगर हम यहाँ पर 1/4 लाएं तो वो 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, सो साइन थीटा का स्क्वायर, इसका आंसर 1/4 आना चाहिए। इसका आंसर 1/4 के लिए जरूरी है कि साइन थीटा 1/2 आए। 1/2 आएगा तो स्क्वायर लेंगे 1/4 आएगा। सो साइन किसका 1/2 होता है? 30 डिग्री का। सो थीटा की जगह 30 पुट करेंगे, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे 1/4 आ जाएगा और मैक्सिमम हाइट का 1/4 हाइट मिल जाएगी हमें उस एंगल के ऊपर। किस एंगल के ऊपर? 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। सो ए ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आप एज योर करेक्ट ऑप्शन। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है बिल्कुल प्योरली,
और एक्सेलरेशन जो कि g है वो डाउनवर्ड्स ही होती है, ठीक है। सो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हंटर अगर किसी बर्ड को एम कर रहा है तो उसको कहां एम करना चाहिए, याद रहे बुलेट इज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फ्रीली मूव करने वाली एक ऑब्जेक्ट है तो वो प्रोजेक्टाइल है, तो उसका भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेंड होगा। ऐसा नहीं है कि बुलेट बिल्कुल सीधी जाती है, बुलेट हल्की सी बेंड हो जाती है इस तरह से। अगर आप हल्का सा ऊपर फेंकेंगे, यहां पर एम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आपने एम किया, मारना आप इसको चाह रहे हैं लेकिन आप एम यहां पर करें, अपनी बंदूक को जो है वो उस तरफ मूव करके गोली चलाएं तो उसका बेंड होके वो लगेगी यहां पर। तो जिस भी चीज को हिट करना है उससे थोड़ा सा ऊपर का एम करके आप गोली चलाएं तो उस चीज को हिट करे। कितना ऊपर, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा अगर आपने गोली चलाई होगी, ठीक है ना। सो अ लिटिल अबव द बर्ड द हंटर शुड एम इन ऑर्डर टू हिट द बर्ड। व्हेन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द हाइट, तो फिर क्या ट्रू है। फॉर्मूला है हमारे पास r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो रेंज अगर हाइट का 1/4 हो, यानी कि रेंज की जगह मैं h/4 लिख दूं अगर, तो तब क्या होगा, यहाँ पर 4h, h से h कैंसिल कर दें, टेन थीटा इधर ही रहेगा, ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 16 आ जाएगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 16, सी ऑप्शन। एक बॉल को हमने किक किया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड का टाइम गुजर चुका है और 2 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जहां पर 15 के अलावा कोई और है वो वाला आप कैंसिल कर दें, एलिमिनेट कर दें ऑप्शन। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, सो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो gt के बराबर होती है vy। तो अगर आपने g की वैल्यू 10 है, t टाइम कितना है 2 सेकंड्स, तो 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की वर्टिकल वेलोसिटी होगी। सो 20 मीटर पर सेकंड इधर है और कहीं पर नहीं है, a b और d में सिर्फ a में है 20 मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप एज योर करेक्ट ऑप्शन। अब एक समरी सी में बता देता हूं पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल के टॉपिक की, वो आपके सामने है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वाली, वही थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी रहेगी। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, उस पर सारी वैल्यूज कैसे कैसे वेरी करती हैं वो हम देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी vi sin थीटा के बराबर होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, और जब आप पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर पहुंचेंगे तो नेगेटिव ऑफ vi sin थीटा होगी, शुरू में अपवर्ड्स और बाद में डाउनवर्ड्स, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगी। नेट वेलोसिटी शुरू में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगी, यानी कि टोटल इनिशियल वेलोसिटी, और आखिर में जब आप जाएंगे वहां पर भी उसी पॉइंट पर x और y के कंपोनेंट मिलेंगे तो पता चल जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी सिर्फ x कंपोनेंट वाले के बराबर होगी, क्योंकि y वाला कंपोनेंट उड़ चुका होगा, सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा। बाकी इनिशियल पॉइंट पर और लैंडिंग वाले पॉइंट पर x y कंपोनेंट्स दोनों हैं। यही एग्जैक्टली यही सिनारियो मोमेंटम के साथ है, बट साथ हमने मास लगा दिया है। एक्सेलरेशन कैसे वेरी करती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सस्टेन हो रही है, वर्टिकल एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ g के बराबर है। इस तरह हॉरिजॉन्टल फोर्स भी नहीं है, वर्टिकल फोर्स है mg, अगर इसको भी वेक्टर की तरह में लिखना चाहे तो नेगेटिव mg लिखेंगे, वे डाउनवर्ड्स फोर्स है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो शुरू में हाफ mvi स्क्वायर है, हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स cos स्क्वायर थीटा है, फिर वापस जब लैंडिंग होगी दोबारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvi स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पर 0 है क्योंकि वहां पर हाइट 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ये हम पीछे दोनों फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। दिस इज अ समरी ऑफ द इंटायर थिंग जो हमने अभी पूरी की पूरी पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलास्टिक कोलिजन, इसमें हम इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक को दोनों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, वी विल क्विकली रिवाइज इट। कि the type of collision in which kinetic energy of the system is conserved, सिस्टम की kinetic energy उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, टोटल एनर्जी वैसे यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होगा क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जब पढ़ते हैं तो हम आइसोलेटेड सिस्टम ही ऑब्जर्व करते हैं। सो टोटल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी अप्लाई होगा, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों लॉज तो अप्लाई होंगे क्योंकि है तो आइसोलेटेड सिस्टम ना, तो मोमेंटम कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी तो चाहे जो भी हो हमेशा कंजर्व रहती है, बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो अगर ऑप्शन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन बोथ इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, तो आप कहेंगे मोमेंटम या टोटल एनर्जी, इन दोनों में से या बोथ ए एंड बी दोनों अगर ऑप्शन आ जाए तो डिफरेंस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रही है,
और जब वो आपस में कोलाइड हुए हैं तो आफ्टर कोलिजन वो सिंगल सिस्टम बन गए हैं। जैसा कि हमने पीछे एमसीक्यू किया कि आपने गोली मारी और वो गोली आगे जाकर किसी वुडन ब्लॉक में फंस गई और वुडन ब्लॉक और वो गोली सिंगल सिस्टम बन गए और वुडन ब्लॉक जो है वो गोली की ही मोमेंटम से आगे मूव करने लग गया। सो आफ्टर कोलिजन द ब्लॉक एंड द बुलेट बिकेम अ सिंगल सिस्टम। तो इसको जिसमें बॉडीज स्टिक टुगेदर कर दी जाती हैं वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। है इनइलास्टिक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। जो इनइलास्टिक हैं वही इसके जो है प्रॉपर्टीज हैं। बस एक चीज है कि इसमें बॉडीज स्टिक टुगेदर हो जाती हैं। हमने इसका एमसीक्यू भी पीछे किया है। अब आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सिलेबस में वो ये हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं। उसको सिर्फ एक सिंगल फैक्ट है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी अगर u1 है, इसकी u2 है और दोनों ऑब्जेक्ट्स जा रही हैं तो पीछे वाली ऑब्जेक्ट थोड़ी सी फास्ट होगी, यानी कि u1 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन u2, तभी वो अप्रोच करेगी आहिस्ता आहिस्ता और आके लग जाएगी। सो जिस रेट पर ये इसको अप्रोच कर रही है ये रेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाता है। दोनों की वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन आप करते हैं डिफरेंस, तो u1 में से u2 निकालते हैं, बाकी जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स किस रेट पर क्लोज आ रही हैं, द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, आगे वाली ऑब्जेक्ट फास्टर हो जाती है, सो v2 इज नाउ ग्रेटर देन v1। सो अब ऑब्जेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता दूर जाती हैं, पहले क्लोजर आ रही थी, लग के अब दूर जाना शुरू हो गई हैं। जिस रेट पर ये दूर जा रही हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो भी आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। सो आप उसमें भी v2 माइनस v1 करते हैं। ठीक है, अब ये v2 माइनस v1 है, अगर इसको भी इस तरह लिखें जिस तरह यहाँ पर u1 माइनस u2 था, इसको भी हम v1 माइनस v2 लिखें तो साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने स्वैप कर दिए साइंस, तो बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो इक्वेशन स्टिल सेटिस्फाइड होगी। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आएगा, जितना भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू आएगी, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स करीब आ रही हैं और इसमें जो डिफरेंस है मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव क्यों आएगी। नेगेटिव का मतलब है कि अब इस रेट पर, इतने मीटर पर सेकंड के रेट पर ऑब्जेक्ट सेपरेट हो रही हैं। जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी को हम साइन से डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को भी साइन से हम जो है सेपरेट करते हैं। ठीक है, वो ये चीज आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। अब कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि मासेस दे देते हैं, वेलोसिटीज दे देते हैं और आपको कहा जाता है कि आफ्टर कोलिजन पहली बॉल की वेलोसिटी क्या होगी या आफ्टर कोलिजन दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। सो ये अच्छे खासे लंबे फार्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनको बार बार आप करेंगे तो अब तक तो आपको आई होप आ ही चुके होंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि सबके डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, यहाँ पर u1 है, सबके साथ पहली टर्म u1 वाली है, दूसरी टर्म u2 वाली है। u1 वाले टर्म के साथ m1 माइनस m2 है, u1 वाले टर्म के साथ नीचे में 2m1 है, 2m1 u1। इधर u2 वाले टर्म के साथ m2 माइनस m1 है और u2 के साथ 2m है, तो 2m2 u2। ये रट्टा ही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। इस तरह से याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर आपको भूल जाए तो आप वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, इसके नीचे भी m1 प्लस m2 है और ऊपर m1 माइनस m2 है और यहाँ पर u1 है। इसके नीचे भी m1 प्लस m2 है लेकिन ऊपर 2m1 u1 है। आगे प्लस m1 प्लस m2 u2 और 2m2 लिख दूंगा मैं, और नीचे m1 प्लस m2 और ऊपर m1 माइनस m2 लिखूंगा और u2 लिख दूंगा। ठीक है, सो ये बार बार करने से आपको आ जाएगी चीजें। अब इसके जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे वो इन 4-5 केसेस जो मैं पढ़ने लगा हूँ इनमें से कभी कभार आते हैं। सेल्डम ही ऐसा होता है कि आपको ये पूरा इतना बड़ा जो है शैतान की आंत जितना फार्मूला एक्चुअल में कभी यूज करना पड़े। आपको हमेशा इनके कुछ ना कुछ शॉर्ट केसेस ही आते हैं जिनमें काफी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। लाइक ये दो मूविंग बॉल्स हैं, सेम मास है उनका, तो m1 और m2 बराबर है। ठीक है, तो m1 और m2 बराबर है तो m1 माइनस m2 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी m1 इसकी जगह हम दोनों की जगह m ही लिख देंगे क्योंकि दोनों m बराबर है। सो ऊपर भी 2m नीचे भी 2m, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो v1 यहाँ पर u2 के बराबर होता है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसके भी कुछ उस किस्म का ही हाल होगा कि v2 विल बी इक्वल टू u1, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। मैं उस डिटेल में दोबारा नहीं पढ़ता क्योंकि मैं ये रेगुलर सेशन में करवा चुका हूँ। राइट नाउ मैं सिर्फ कंक्लूजन पर हिट करता हूँ। वो कंक्लूजन हैं ये कि अगर दो मूविंग बॉल्स सेम मास की हों, दोनों मूविंग हो सेम मास की हों, इलास्टिक कोलिजन हो जाए
तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। जिस वेलोसिटी से पहली बॉल मूव कर रही थी, कोलिजन के बाद दूसरी बॉल उतनी वेलोसिटी से मूव करती है, एंड वाइस वर्सा। इसका एक और केस है कि मूविंग बॉल है एक और दूसरी बॉल स्टेशनरी है दोनों सेम मास की। यहाँ पर भी एक्सचेंज ही होता है सिस्टम। ये मास m1 और m2 है, लेकिन ये रेस्ट पर है। u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन इज 0। तो ये जब कोलाइड करते करते आएगी, इसको टकराएगी, तो ये खुद रेस्ट पर आ जाएगी। ये जिस वेलोसिटी से आ रही थी उस वेलोसिटी से दूसरी बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वेलोसिटीज एक्सचेंज ही हुई है। सेकंड बॉल की वेलोसिटी 0 थी, उसने इसको दे दी, ये रेस्ट पर आ गई। इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसने उसको दे दी, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो u1 जितनी हो गई, ये मूव करने लग गई। सो इस केस में क्या है, द फर्स्ट बॉल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन एंड द सेकंड बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। यहाँ पर भी वेलोसिटीज बेसिकली एक्सचेंज ही हुई हैं। सो आपने बेसिकली इन दोनों केसेस में याद यही रखना है कि जब भी दो बॉल्स का मास सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, चाहे रेस्ट पर हो चाहे मोशन में हो, कोई एक डज नॉट मैटर। तीसरा केस है, इसमें अब मासेस का डिफरेंस आ गया है। सेकंड बॉल बहुत बड़ी है, पहली बॉल थोड़ी बहुत अच्छी खासी छोटी है। तो इस केस में क्या होता है, सेकंड बॉल रेस्ट पर है, पहली बॉल जाके जिस वेलोसिटी से लगी थी उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाएगी। सो v1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u1, ठीक है। जबकि सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 भी 0 है, u2 भी 0 है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कोलिजन के बाद भी रेस्ट पर ही रहेगी। So the first ball reverts back with the same speed while the second ball remains stationary. अगर हम इसका उल्टा कर दें कि पहली बॉल को काफी बड़ा बना दें और दूसरी बॉल को बहुत ही छोटा कर दें, तो इस केस में क्या होता है, पहली बॉल अपनी स्पीड रिटेन करती है, u1 जो थी आफ्टर कोलिजन भी उसकी वेलोसिटी u1 ही रहती है। दूसरी बॉल जो रेस्ट पर थी, जब ये बड़ी बॉल इसको आकर टकराएगी तो ये जो बॉल है ये मूव करना शुरू हो जाएगी। कितनी वेलोसिटी से, 2 times द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। ये जिस वेलोसिटी से आकर इसको टकराई है, अगली बॉल इसकी दुगनी वेलोसिटी से आगे की तरफ भागेगी, ठीक है। सो इन दोनों केसेस में आपने याद क्या रखना है कि अगर एक बॉल बहुत ही लार्ज है, दूसरी बॉल बहुत ही स्मॉल है, तो लार्ज बॉल ऑलवेज रिटेन्स इट्स स्पीड। यहां पर भी इसकी जो स्पीड थी वही रही है, यहां पर भी इसकी जो स्पीड थी वही रही है, यहां पर रेस्ट पर थी, रेस्ट पर ही रही है। छोटी बॉल का मसला होता है, अगर छोटी बॉल आकर लग रही है तो जिस वेलोसिटी से आएगी उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी। अगर बड़ी बॉल ने छोटी बॉल को आके टक्कर मारी है तो छोटी बॉल इसकी वेलोसिटी के दुगनी स्पीड से आगे जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट बॉल रिटेन्स इट्स स्पीड, द सेकंड बॉल द स्मॉलर वन मूव्स विद ट्वाइस द फर्स्ट बॉल स्पीड। और किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहली बॉल ने आकर उसको टक्कर मारी है, आगे ही मूव करेगी, ठीक हो गया। सो दीज आर द कंक्लूजन ऑफ दिस ऑल 4 केसेस। आपको इन चारों में से कोई एक केसेस दिया जाता है, कभी कभार मोस्ट ऑफन थ्योरेटिकल ही होता है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता, बताना होता है आपने, तो आपको वो केस स्पॉट करना है और आंसर बता देना है। अगर आपको कभी कभार एक्चुअल में कुछ कैलकुलेट करने को कहा भी गया तो वो इंटरचेंजेबल वाला ही होगा कि पहली बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आकर एक ऑल आइडेंटिकल बॉल को आकर लगी तो दूसरी बॉल की स्पीड आफ्टर कोलिजन क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर आइडेंटिकल बॉल्स हो तो वेलोसिटी जो इसकी थी वो उसको मिल जाएगी, तो आपने उसमें भी कुछ सॉल्व नहीं करना होता। अगर सॉल्व कभी कभार बहुत ही कम आ भी जाए तो कुछ ना कुछ टर्म्स उसमें कैंसिल हो जाती हैं, वो पूरा फार्मूला कभी आपको यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो याद नहीं करना, वो स्टिल याद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स एंड मोशन। ये काफ़ी लंबा लेक्चर था, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था इसको 1.5 घंटे में समझना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैक्सिमम आपको जो चीज़ें हैं वो बता दी जाएँ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी लेफ्ट आउट है। सारी की सारी चीज़ें जो इसके अंदर आपको बताई गई हैं वो आपने हरगिज़ नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ना, वो परफेक्टली आपके लिए ज़रूरी है, उसको छोड़ेंगे नुकसान होगा। और इसके बाहर जाएंगे थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स फाइन, बट अगर ज़्यादा बाहर जाएंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक ही उठा लेंगे जो है ही नहीं इस जो हमने अभी डिस्कस किया इन टॉपिक्स में से, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आखिरी हफ्ते आखिरी दिन पर ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। सो दिस इज़ योर ब्लूप्रिंट फॉर रिवीजन, इसी को ही फॉलो करें। अल्लाह आपको कामयाब करें, मेहनत करें, हिम्मत करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफिज़।